Hello everyone, welcome back to my channel Campus Classroom. I am खुशबू, स्टूडेंट ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी। लास्ट वीडियो में हमने यूनिट 3 जो थी हमारे इंटरप्रेन्योर की वो स्टार्ट कर दी थी और हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स जो थे वो कवर भी कर लिए थे। आज हम उसके आगे के टॉपिक्स जो हैं वो कवर करने वाले हैं। पुराने टॉपिक्स से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो आपके दिमाग में तो आप वो भी डाल सकते हैं। मैंने आपसे पहले भी कहा था अगर आपको इसको और डिटेल में मतलब इसके नोट्स अगर आपको और डिटेल में पढ़ना है, मैंने तो शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। अगर आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप सोल की स्टडी मटेरियल को प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए थे, जैसे कि बिजनेस प्रपोजल वाली चीज़ें, फिर इंटरप्राइज प्रोजेक्ट्स, टेस्टिंग, फिजिबिलिटी, सारी चीज़ें। आज हम लोग बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम ये स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग जो है वो वीडियो को ध्यान से सुनते हैं कि कुछ चीज़ें जो मैं वो इसमें अलग से बोलती हूँ तो जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रह सकती है। तो आई होप वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगती हो। अगर लगती है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए। बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस, द बिजनेस प्लानिंग प्रोसेस जो है क्रिटिकल एक्सरसाइज है जो कि हेल्प करती है एंटरप्रेन्योर्स की और बिजनेस ओनर्स की उनके गोल्स को डिफाइन करने में, उनको स्ट्रेटजीज को समझने में और उनके एक्शंस को टेक प्लेस करके अब जो भी इनकी सक्सेस है उसे अचीव करने में। ठीक है, अब प्रोसेस क्या है एक बिजनेस प्लान को बनाने का। पहला, डिफाइन योर विजन एंड मिशन, यानी कि पहले तो क्लियर हो जाओ कि तुम्हारा बिजनेस का पर्पस क्या है, वैल्यू क्या है और ये लॉन्ग टर्म विजन, यानी कि अच्छे से सोच लो पूरी तरह से कि तुम्हारे अगर तुम अपने बिजनेस को करते हो तो इसे कैसे करना होगा, कैसे इसे एग्जिस्ट करना होगा, क्यों करना होगा, ये सारी चीज़ अपने दिमाग में अच्छे से पहले ही क्लियर कर लो। देन कंडक्ट मार्केट रिसर्च, मार्केट को अच्छे से एनालाइज करो कि अभी क्या ट्रेंड चल रहा है, कंपटीशन किस चीज़ में है, कस्टमर को किस चीज़ की नीड्स है, क्या अपॉर्चुनिटीज़ है उसको आइडेंटिफाई करना, थ्रेट्स को पहचानना, मार्केट में क्या गैप्स है जो तुम्हारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकती है, सारी चीज़ें क्या करना है अच्छे से समझ लेना। नेक्स्ट क्या है, सेट स्मार्ट गोल। यहाँ पे स्मार्ट क्या है, एस स्पेसिफिक, एम मेजरेबल, ए अचीवेबल, आर रेलिवेंट एंड टी टाइम बाउंड, यानी कि पूरा अच्छे से अपने गोल्स को ध्यान में रखकर ये डिसाइड करना कि तुम्हारे लिए क्या परफेक्ट होगा और क्या नहीं। नेक्स्ट इज डेवलप अ बिजनेस मॉडल। तुमने क्लियर और डिटेल बिजनेस मॉडल बनाना है जो कि तुम्हारे बिजनेस को किस तरह से तुम्हें करना है उसके लिए एक आउटलाइन जनरेट करेगा जो तुम अपने कस्टमर तक पहुंचा सकते हो, सस्टेन कर उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशंस कर सकते हो। इसमें तुम अपने जो भी प्राइसिंग स्ट्रेटेजी है उसको कंसीडर कर सकते हो, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या फिर रेवेन्यू स्ट्रीम, ये सारी चीज़ें किस में आएंगी इसके अंदर। देन क्रिएट अ मार्केटिंग प्लान, एक मार्केटिंग प्लान को क्रिएट करना, यानी कि तुमने अपने टारगेट ऑडियंस या फिर जो भी तुम्हारी पोजीशनिंग है, मैसेजिंग है, चैनल्स हैं, उन सबको अच्छे से उन सबको कस्टमर तक खुद की चीज़ों को, खुद के मार्केट के जो भी कम्प्रहेंसिव प्लान्स हैं उनको डेवलप कर उन सब तक पहुंचाना। ठीक है, जैसे कि तुम क्या आप करने वाले हो, किस तरह से ब्रांड करने वाले हो, किस तरह से एडवर्टाइज करने वाले हो, प्रमोशन करने वाले हो, कस्टमर एक्विजिशन करने वाले हो, इन सब चीज़ों को इसमें इंक्लूड करना है। अब आपने मार्केटिंग प्लान क्रिएट कर लिया, उसके बाद आउटलाइन ऑपरेशनल प्लान्स, यानी कि किस किस टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है बिजनेस में, बिजनेस ऑपरेशनल प्रोसेस क्या होगा, रिसोर्सेज, सप्लायर्स, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, इन सब से रिलेटेड कौन कौन से प्रोडक्ट्स वगैरह की ज़रूरत है, उन सब से रिलेटेड एक प्रॉपर एक प्लान बना लेना। नेक्स्ट, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, यानी कि रेवेन्यू की फोरकास्ट, एक्सपेंस एस्टिमेट करना, कैश फ्लो प्रोजेक्शंस, ये सारी चीज़ें करना, डिटरमाइन करना कि तुम्हें कितनी फंड की नीडेड है बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए, उसको ग्रो करने के लिए, और एक ऐसा बिजनेस बजट क्रिएट करना जिससे तुम अपने फाइनेंसेस को अच्छी तरह से मैनेज कर सको। ठीक है, नेक्स्ट, रिस्क असेसमेंट एंड मिटिगेशन, आइडेंटिफाई करना जो भी तुम्हारे रिस्क है, जो तुम्हें आने वाले समय में जो भी तुम्हें रिस्क और चैलेंजेस फेस करने पड़ सकते हैं वो तुम्हारे बिजनेस के सक्सेस को किस तरह से इम्पैक्ट करेगा, और एक प्रॉपर प्लान जो है पहले से ही बनाकर चलना उस चैलेंज को कवर अप करने के लिए, उससे खुद को बाहर निकालने के लिए, और अपने बिजनेस को कंटिन्यूटी में चलता रहे, बिजनेस तुम्हारा बंद ना हो जाए, ठप ना हो जाए, इस बात का पूरा तरीके से ध्यान रखना। नेक्स्ट, इम्प्लीमेंटेशन प्लान, अब एक प्रॉपर डिटेल्ड एक्शन प्लान क्रिएट करना जिसमें सारे स्टेप्स, टाइमलाइंस, रिस्पॉन्सिबिलिटी, सारी चीज़ें जो तुमने अपने बिजनेस से रिलेटेड है वो सब तुमने
वो सब तुमने जो है वो ऐड कर दिया हो। नेक्स्ट, जो भी तुम्हारे प्रोग्रेस है या बिजनेस का, या फिर जो भी तुम्हारी स्ट्रेटजीज जो तुम्हें एडजस्ट करनी पड़ सकती है, उन सब के लिए अच्छे से रेगुलर बेसिस पे अपने वर्क को मॉनिटर करना। ठीक है। लास्ट पॉइंट क्या है, रिव्यू एंड अपडेट। अब तुम मॉनिटर कर रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग जो है रेगुलरली रिव्यू करते रहना और बिजनेस प्लान्स को अपडेट करते रहना। मार्केट में कोई भी नया ट्रेंड आता है, कोई भी नई चीज़ आती है, कस्टमर के प्रेफरेंसेस अगर चेंज होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग खुद के बिजनेस को भी चेंज करना, खुद को भी चेंज करना। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फेलियर ऑफ द बिजनेस प्लान। बिजनेस प्लान की फेलियर, इसके रीजंस क्या होते हैं? लैक ऑफ मार्केट रिसर्च, हमने मार्केट में अच्छे से सर्च नहीं किया, हमने सब कुछ अच्छे से जाना नहीं है कि मार्केट में किस चीज़ की ज़रूरत है, कस्टमर को किस चीज़ की ज़रूरत है, न्यू ट्रेंड कौन सा चल रहा है, तो उससे भी हमारे बिजनेस की फेल होने की चांसेस है। अनरियलिस्टिक फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, हमने फाइनेंशियल नीड्स को अच्छे से जाना नहीं है, हमने अच्छे से एनालाइज नहीं किया कि हमें कितनी फाइनेंशियल की ज़रूरत पड़ सकती है। हम अपने ही दुनिया में खोए हुए थे कि हाँ, हमने सोच लिया कि भाई इतने में तो सब कुछ हो ही जाना है। तो उससे भी क्या होता है, बिजनेस प्लान की फेलियर होने के चांसेस होते हैं क्योंकि आपके पास अब प्रॉपर फाइनेंसेस जो बचा ही नहीं है। पुअर एग्जीक्यूशन, आपने एक प्रॉपर प्लान, एक प्रॉपर स्टेप्स जो है वो फॉलो नहीं किए अपने बिजनेस के एग्जीक्यूशन के लिए। ठीक है। तो उससे भी जो है वो बिजनेस को बहुत बड़ा नुकसान होता है। नेक्स्ट वन इज इनएडिक्वेट मार्केटिंग एंड सेल्स स्ट्रेटेजी। एक तुमने एक प्रॉपर जो स्ट्रेटेजी है जो है मार्केट में वो फॉलो नहीं की, तुमने कस्टमर्स की चीज़ें जानने की जो है वो कोशिश नहीं की कि उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, सारी चीज़ें। ठीक है। इग्नोरिंग फीडबैक एंड एडेप्टेशन, तुमने कस्टमर की फीडबैक्स को इग्नोर किया कि उन्होंने क्या कहा, उन्हें चीज़ अच्छी लगी नहीं लगी, उन्हें क्या प्रॉब्लम रही है उस प्रोडक्ट से रिलेटेड, ये सब चीज़ों को तुमने इग्नोर करके नई तरीके से खुद को अडेप्ट नहीं किया। लैक ऑफ कंटीजेंसी प्लान, तुम एक प्रॉपर प्लान लेकर नहीं चले जिससे तुम आगे जाकर खुद के बिजनेस को सेव कर सको। ठीक है। पुअर लीडरशिप एंड कम्युनिकेशन, तुम्हारी लीडरशिप स्किल अच्छी नहीं थी, तुम अपने बिजनेस की जो भी तुम्हारे लोग थे उन सबको साथ में लेकर अच्छे से नहीं चल पाए आगे, तो इससे भी तुम्हारी बिजनेस जो है बहुत बुरी तरह जो है अफेक्ट होती है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट इवेलुएशन बाय एक्सटर्नल एजेंसीज। अब जो एक्सटर्नल एजेंसीज है वो तुम्हारे प्रोजेक्ट को इवेलुएट करते हैं, कैसे? ठीक है। ये एक एनालिटिकल एग्जामिनेशन होता है प्रोजेक्ट का, जिसके अंदर प्रोजेक्ट एनालिसिस जो है वो ये सबको देखकर चलता है कि आपके टेक्निकल और फाइनेंशियल डाटा के अकॉर्डिंग जजमेंट करते हैं वो लोग कि क्या आपके प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए, रिजेक्ट करना चाहिए। यानी कि हमने शुरू में बोला था ना लास्ट वीडियो में कि प्रॉपर तरह से वो चेक करते हैं कि आपने क्या टेक्नोलॉजीज फॉलो की है, वो अप टू डेट है या नहीं, आपके पास अच्छी फाइनेंस है या नहीं है, कहीं ऐसा ना हो आगे जाके प्रोजेक्ट जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करे। तो वो सब चीज़ों को अच्छे से देख कर चलते हैं। नेक्स्ट, प्रोजेक्ट अप्रेजल, ये एक प्रोसेस है जिसमें आप डिटरमाइन कर सकते हो कि वेदर आपका प्रोजेक्ट जो है वो वेएबल है या नहीं है, कि न्यूमरल्स कंपोनेंट्स को ध्यान में रखकर, मतलब बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर हम ये देखते हैं कि जो प्रोजेक्ट है वो आगे बढ़ने के लायक है या नहीं है। ठीक है। प्रोजेक्ट अप्रेजल के लिए जो कंपोनेंट्स को हम ध्यान में रखते हैं उसमें इकोनॉमिक एनालिसिस, फाइनेंशियल, टेक्निकल, मैनेजरियल, सोशल एक्सेप्ट, सब चीज़ों को हम इन्वॉल्व करके चलते हैं, सब चीज़ों को हम ध्यान में रखते हुए चलते हैं। ठीक है। किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने से पहले बहुत सारे जो एक्सटर्नल पार्टीज़ हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, ये सारे लोग क्या करते हैं, उसके क्रेडिट वर्थीनेस यानी कि इवेलुएट करते हैं कि ये बिजनेस जो है वो लायक है या नहीं, ये इसके काबिल है या नहीं कि हम इसमें जो है वो इन्वेस्ट करें। ठीक है। अब प्रोजेक्ट को किस तरह से इवेलुएट किया जाता है, उसके कुछ मेथड्स हैं। पहला, इकोनॉमिक एनालिसिस, सबसे पहले तो इकोनॉमिक एनालिसिस करना। इसके अंदर क्या है कि इनके अंदर भी मैंने दो एग्जाम्पल ही दिए, जैसे लास्ट वीडियो में मैंने दो एग्जाम्पल दिए थे। अगर आपको और एग्जाम्पल्स देखने हैं इन टॉपिक्स को, इन मेथड्स को अच्छे से समझने के लिए, तो आप लोग सोल की बुक को प्रेफर कर सकते हैं। जैसे कि रॉ मटेरियल स्पेसिफिकेशन को देखना, प्रॉफिट्स जो तुमने बनाए हैं उस पर ध्यान देना। एनालाइजिंग फाइनेंसेस को एनालाइज करना, यानी कि तुम्हारा कैपिटल इवैल्यूएशन है या अकाउंटिंग रेशियोज है, ये सारी चीज़ें किस में इंक्लूड होते हैं, फाइनेंसेस एनालाइजिंग में। नेक्स्ट, मार्केट रिसर्च, इसके अंदर क्या इंक्लूड है, डिमांड प्रिडिक्शन और मार्केट फोकस। ठीक है। नेक्स्ट है टेक्निकल फिजिबिलिटी। अब टेक्निकल फिजिबिलिटी में क्या इंक्लूडेड है, अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड एंड साइट और एक्सेस टू अदर रिसोर्सेज। ठीक है। लास्ट वन क्या है इसका, मैनेजमेंट टैलेंट, यानी कि जो भी तुम्हारे मैनेजरियल स्किल्स है, मैनेजरियल एबिलिटीज वगैरह है, वो किस में इंक्लूडेड होते हैं, मैनेजमेंट टैलेंट में। इसी का टॉपिक भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्या है, टेक्निक्स फॉर प्रोजेक्ट इवेल्युएशन। अब प्रोजेक्ट इवेल्युएशन की टेक्निक्स क्या है,
NPV, net present worth, external rate of return, internal rate of return, payback period, the typical rate of return, index of profitability. ठीक है, अब प्रोजेक्ट अप्रेजल के बेनिफिट्स क्या क्या है? पहला तो ये कंसिस्टेंसी ऑफर करता है और ऑब्जेक्टिविटी इन द प्रोजेक्ट सिलेक्शन प्रोसेस में, और द प्रोजेक्ट अप्रेजल जो है वो प्रोजेक्ट को बेनिफिट करता है एवरी सोसाइटल ग्रुप में, हर सोसाइटल ग्रुप में जो है वो बेनिफिट प्रोवाइड करता है, प्रोजेक्ट के एक्सपेंस को डिफेंड करता है, ठीक है, और फाइनेंशियल और लीगल ड्यूटीज़ को फुलफिल करने के लिए जो डॉक्यूमेंटेशंस हैं वो भी दिए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इट इज़ यूजफुल टूल फॉर मेकिंग डिसीजंस को बनाने के लिए एक यूजफुल टूल है। फिर इवेल्युएशन डिटरमाइंस वेदर अ प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड। अब ये इवेल्युएशन किस पर डिपेंड करता है कि जो प्रोजेक्ट है वो एक्सेप्ट हुआ है या रिजेक्ट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या है? एबिलिटी टू ब्रिंग समथिंग न्यू इनटू एग्जिस्टेंस। जो भी कुछ नया है उसको एग्जिस्टेंस में लाना क्रिएटिविटी होता है। आपके मन में कोई आइडिया आया, आपने उसको एग्जिस्टेंस में ले आए, ठीक है। द एम्फेसाइज इज ऑन द एबिलिटी नॉट द एक्टिविटी ऑफ ब्रिंगिंग समथिंग न्यू टू एग्जिस्टेंस, ठीक है। द क्रिएटिव पर्सन जो है वो मस्ट कंसीव ऑफ समथिंग न्यू एंड इन्विजन हाउ इट इज विल बी यूजफुल टू सोसाइटी। मतलब वो सोचकर चलता है कि कुछ न्यू किस तरह से लाया जाए जो कि सोसाइटी के लिए यूजफुल हो, ठीक है। अब क्रिएटिविटी जो है वो प्री रिक्वायर्ड साइट है इनोवेशन के लिए, एंड इट कैन बी डेवलप्ड इन एनी इंडिविजुअल स्पेशली व्हेन देयर इज कंसर्न फॉर एक्सीलेंस। जब जहाँ पर स्पेशली कंसर्न हो एक्सीलेंस के लिए, तब इस जो क्रिएटिविटी है वो ज़्यादा ध्यान में दी जाती है। इट इज़ एन एक्सेप्टेड फैक्ट, ये एक एक्सेप्टेड फैक्ट है जो कि कंसर्न फॉर एक्सीलेंस जो है वो एक कॉमन ट्रेट है ऑफ द मोस्ट ऑफ द इंटरप्रेन्योर्स की कॉमन ट्रेट है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? स्टेजेस इन क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी में कौन कौन से स्टेजेस होते हैं? तो अकॉर्डिंग टू स्कम्प्टर, इंटरप्रेन्योर जो है वो नीड करता है आइडियाज़ टू परस्यू, बट आइडियाज़ हार्डली मटेरियलाइज एक्सीडेंटली। पर आइडियाज़ जो बहुत मुश्किल से बनते हैं। आइडियाज़ नॉर्मली पास थ्रू अ लॉन्ग इवोल्यूशनरी प्रोसेस। ऑब्वियस बात है, आइडियाज़ को एक बहुत ही कंप्लीट और डिटेल प्रोसेस से गुजरना होता है एग्जिस्टेंस में आने के लिए, ठीक है। तो 5 स्टेजेस होते हैं क्रिएटिविटी प्रोसेस के, जो कि है आइडिया जर्मिनेशन, प्रिपरेशन, इंक्यूबेशन, इल्यूमिनेशन एंड वेरिफिकेशन। तो आइडिया जनरेशन यानी कि ये सबसे स्टार्टिंग स्टेज है न्यू आइडिया का रिकॉग्निशन, यानी कि पहचानना कि नया आइडिया जो है वो कौन सा हो सकता है। देन प्रिपरेशन, केयरफुल एंड डेलिब्रेट सर्च फॉर नॉलेज। क्लियरली और केयरफुली सारी मटेरियल्स जो है वो कलेक्ट करना कि किस तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्या नहीं हो सकती है, अच्छे से सारी चीज़ें जो है वो लेकर चलना और उनको रैशनलाइज करना, ठीक है। नेक्स्ट, इंक्यूबेशन में हम गैदर करते हैं जितने भी हमारे इन्फॉर्मेशन है रिलेटेड टू प्रोजेक्ट्स, ठीक है, और हमारे नए आइडिया से रिलेटेड। नेक्स्ट, इल्यूमिनेशन मतलब जो भी टेक्निकल फिजिबिलिटी है हमारे आइडिया से रिलेटेड उन सबको चीज़ें रिकॉग्नाइज करना, रियलाइजेशन करना, उन सबसे रिलेटेड जो भी अगर प्रॉब्लम हो तो सबको सॉल्व करना, ठीक है। नेक्स्ट इज वेरिफिकेशन। अब हमने टेस्टिंग मतलब सारे रिकॉग्नाइज कर ली कि क्या क्या टेस्टिंग जो ज़रूरत है हमें, ठीक है। उसके बाद टेस्टिंग वेदर द आइडिया हैज़ वैल्यू। अब हमने रिकॉग्नाइज तो कर लिया कि टेस्टिंग की ज़रूरत है, अब उसका चेक करना कि जो हमारी टेस्टिंग है वो हमारे आइडिया के लिए कि हमारी जो आइडिया है उसकी कोई वैल्यू है या नहीं है। अगर नहीं है तो क्या, मतलब वेरीफाई करना कि ये आइडिया जो आगे जाके काम करेगा या नहीं करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, इनोवेशन। अब इनोवेशन क्या है? इनोवेशन प्रोसेस है डूइंग न्यू थिंग्स और डूइंग ओल्ड थिंग्स थ्रू न्यू टेक्निक्स, यानी कि नई चीज़ें करना या फिर नई पुरानी चीज़ें ही करना बट नई टेक्निक से, ठीक है। वाइल क्रिएटिविटी रिलेट्स टू द एबिलिटी टू कंसीव, इनोवेशन मीन्स डूइंग न्यू थिंग्स। जबकि क्रिएटिविटी क्या करता है? वो एबिलिटी होती है किसी को कंसीव करने की, जबकि इनोवेशन क्या है? नई चीज़ों को करने का मतलब है इनोवेशन, ठीक है। नेक्स्ट, इनोवेशन ट्रांसफॉर्म्स क्रिएटिव आइडियाज इनटू यूजफुल एप्लीकेशन। हमारे जो भी क्रिएटिव आइडियाज होते हैं अब उसको एग्जिस्ट करने में कौन हेल्प करता है, उनको एग्जैक्टली प्रेजेंट कौन करता है? इनोवेशन, ठीक है। अब इसके अंदर काफ़ी सारे फॉर्म्स होते हैं, यानी कि इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दैट हैज़ नॉट बीन tested and commercially exploited, introduction of a new product which the consumers are not familiar, or introducing a new quality in an existing product, developing a new combination of means of product. ये सारे एग्जाम्पल्स है इनोवेशन किया। तो नया कोई बिजनेस लॉन्च करना, कोई नया मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जब तक नहीं लाया गया है, या फिर
कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करना, ठीक है, जो कि कंज्यूमर्स जिसका फैमिलियर नहीं है, या फिर हमारे पुराने प्रोडक्ट में ही कोई नई क्वालिटी ऐड कर देना, ठीक है, या फिर न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन करना, ठीक है। अब जो स्कम्प्टर थे उन्होंने डिस्टिंक्शन बिटवीन इनोवेटर और इन्वेंटर, अब उन्होंने इनोवेटर और इन्वेंटर के बीच में एक डिस्टिंक्शन किया था कि इन्वेंटर जो है वो डिस्कवर करता है न्यू मेथड्स और न्यू मटेरियल को, जबकि इनोवेटर जो है वो इसको यूटिलाइज करता है और अप्लाई करता है उस इन्वेंशन को, और डिस्कवर करता है एक न्यू प्रोड्यूस नई और प्रोड्यूस करता है एक नए प्रोडक्ट को जो कि बेटर क्वालिटी गुड हो, और उसको उसको ग्रेटर सेटिस्फेक्शन जो है वो कंज्यूमर को प्रोवाइड कर सके, और हायर प्रॉफिट जो है एंटरप्रेन्योर को प्रोवाइड कर सके, ठीक है। यहाँ एक डिफरेंस है इन्वेंशन और इनोवेशन के बीच में। अब हमने इससे पहले इन्वेंटर और इनोवेटर तो देख लिया, अब इन्वेंशन और इनोवेशन क्या है। इन्वेंशन क्या है? क्रिएट करना न्यू प्रोडक्ट आइडिया को, और रिजल्ट्स इन न्यू नॉलेज क्रिएशंस, जिसका रिजल्ट क्या होता है? नई नॉलेज क्रिएशन होती है। जबकि इनोवेशन क्या होता है? कन्वर्ज करना एक नई आइडिया या रिसोर्सेज को इनटू रियल लाइफ एप्लीकेशन, यानी कि रियलिटी में उन्हें कन्वर्ट करना, और इसका रिजल्ट क्या होता है कि नया प्रोडक्ट आता है, नई आइडिया नहीं, इसमें हमारे पास नया प्रोडक्ट आता है या फिर नई सर्विसेज आती है। अब सोर्सेज ऑफ इनोवेशन, तो सोर्सेज ऑफ इनोवेशन क्या होता है? इनोवेशन जो है समय के साथ साथ मतलब बढ़ता जा रहा है, बहुत सारे सोर्सेज जो हैं वो आ रहे हैं, जिनकी रिजल्ट में काफ़ी सारे, एंड इज ऑफन द रिजल्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स, जिसके बहुत सारे फैक्टर्स भी है। तो यहाँ कुछ सोर्सेज ऑफ इनोवेशन है, ठीक है। अब आगे उसको देखते हैं। फर्स्ट है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, यानी कि प्रॉपरली रिसर्च करना और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट जो उसमें मेन इम्पॉर्टेंट होता है हमारे किसी भी प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए, या उसमें इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करने के लिए, कि उस प्रोडक्ट की डेवलपमेंट कैसी होगी, प्रोसेस वगैरह को ऑब्जर्व करने के लिए। मार्केट नीड्स एंड कस्टमर फीडबैक, और मार्केट को समझना कि मार्केट में क्या डिमांड चल रही है, कस्टमर के प्रेफरेंसेस को ध्यान में रखना जो है वो हमारे प्रोडक्ट को एक अच्छे प्रोडक्ट की और इम्प्रूव प्रोडक्ट डेवलपमेंट में हेल्प कर सकता है। टेक्नोलॉजी एंड इन्फॉर्मेशन, टेक्नोलॉजी से एडवांसमेंट में क्या क्या चीज़ें डेवलप हो रही है, इस सब चीज़ों को न्यू टूल्स और सॉफ्टवेयर की हेल्प से हम एक नए और अच्छी बिजनेस मॉडल को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। देन कॉम्पिटिटर एनालिसिस, हमारे कॉम्पिटिटर को अच्छे से एनालाइज करना भी हमारी हेल्प कर सकता है, हमें नई इनोवेशन के लिए इंस्पायर कर सकता है। ये देखना कि हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो किस फील्ड में कम पड़ रहा है, उनका कौन सा जो पार्ट एरिया है जिसमें वो कम पड़ रहा है, तो वो हमारे लिए एक पॉजिटिव पॉइंट बन सकता है, और हम उस एरिया में उस फील्ड में खुद को जो है डेवलप कर सकते हैं। क्रॉस इंडस्ट्री इंस्पिरेशन, दूसरी इंडस्ट्री जो हमारे काम से जिनका कोई लेना देना नहीं, तो जो दूसरा सेक्टर है वो भी हमें हेल्प कर सकता है, नए और इंस्पिरेशन हमें प्रोवाइड कर सकता है, जो हमारी हेल्प करेगा एक सक्सेसफुल आइडिया को इम्प्लीमेंट करने के लिए। कोलैबोरेशन एंड नेटवर्किंग, दूसरे बिजनेसेस, स्टार्टअप्स, इंटरप्राइजेस के साथ हम कोलैबोरेट कर सकते हैं, अपने आइडियाज़ और रिसोर्स को शेयर कर कर हम पार्टनरशिप फॉर्म करके एक नई प्रोडक्ट या फिर नया सॉल्यूशन जो है वो डेवलप कर सकते हैं। एम्प्लॉय क्रिएटिविटी एंड आइडियाज़, जो है अब एक कोई भी इनोवेशन जो है नई आइडियाज़ को, इनोवेशन जो है नए नए आइडियाज़ को, प्रोग्राम्स को आगे बढ़ाने के लिए, उनको क्रिएट करने के लिए जो है वो बहुत ज़रूरी होती है। रेगुलेटरी चांसेस एंड कंप्लायंसेस, रेगुलेशंस में चेंजेस आना जो है वो इनोवेशन की तरफ ही लीड करते हैं, जिससे कंपनीज जो है वो अपने जो भी नई पहले से चलती हुई चीज़ थी या पहले से चलते हुए प्रोडक्ट्स थे उसमें नई रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग, नए रूल्स के अकॉर्डिंग चेंजेस करती है। नेक्स्ट, सेरेंडिपिटी एंड अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरीज, जो भी हमारे पहले से रिसर्चर्स और इन्वेंटर्स जो हैं वो नए आइडियाज़ में काम करते हैं, जो हमारे अनरिलेटेड प्रोजेक्ट्स, मतलब जो अनरिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं उस पर काम करना, मतलब जिनका हमारे काम से कोई रिलेशन नहीं होता है, उन पर काम करना, लक की बात। नेक्स्ट, क्राउड सोर्सिंग एंड ओपन इनोवेशन, यानी कि लार्जर कम्युनिटी के से कलेक्टिव इन्फॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट कर कर जो उनसे नए नए आइडियाज़ जो है वो लेकर हम उससे एक परफेक्ट आइडिया जो है वो जनरेट कर सकते हैं, एक क्रिएटिव जो हमारे काम के लिए हेल्पफुल है। नेक्स्ट, वेंचर कैपिटल एंड स्टार्टअप इकोसिस्टम, जो वेंचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो है या फिर इंटरेक्शन विद स्टार्टअप्स जो है वो भी हेल्प कर सकता है कंपनी को नई टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करने में, एक नए बिजनेस मॉडल को काम करने में इनोवेशन के थ्रू, ठीक है। अब चैलेंजेस क्या हैं इन मैनेजिंग इनोवेशन, इनोवेशन को मैनेज करने में चैलेंजेस कौन कौन सी है?
ठीक है। तो फर्स्ट तो रिस्क मैनेजमेंट, सबसे पहले तो रिस्क मैनेजमेंट ही बहुत बड़ा चैलेंज है हमारे लिए, ठीक है। कि हमारे जो भी रिस्क हैं हमें उस सबको ध्यान में रखकर चलना है कि नई टेक्नोलॉजी, नए आइडियाज़ से रिलेटेड हमारे बिजनेस में कोई तरीके की रिस्क ना हो, हमें उससे रिवॉर्ड जो है वो अच्छे से मिले, फेलियर ना हो, हमारे बिजनेस का ये नया जो है वो फेलियर ना हो। इसलिए कल्चरल रेजिस्टेंस, कि जो हम चेंज करें अपने एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट में, क्या नहीं, जो इनोवेशन हम डालें उससे किसी भी तरह की नई प्रैक्टिस जो हम कर रहे हैं वो किसी भी तरह से कल्चरली रेजिस्ट ना हो, मतलब जैसे लोग जो है वो रेजिस्टेंस उसको रेजिस्ट ना करें, ठीक है। रिसोर्स एलोकेशन, अच्छे से सोच समझ कर चलना कि जो हमारे फाइनेंशियल नीड्स को हमारे रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग है या नहीं है। जो कंपटीशन है रिसोर्सेज की विद एग्जिस्टिंग मोर इस्टेब्लिश प्रोजेक्ट्स में अराइज, उससे क्या होता है ज़्यादा से ज़्यादा प्रोजेक्ट जो है अराइज हो सकते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म फोकस, हमारे पास जो प्रेशर होता है क्विक रिजल्ट्स के लिए, यानी कि हम चाहते हैं कि जो प्रेशर हमें इमीडिएट रिजल्ट जो है वो मिल जाए, यानी कि हम ज़्यादा समय तक वेट नहीं करना चाहते, हम चाहते हैं हमने कोई नया चीज़ जो है वो किया है तो उसमें जल्द से जल्द जब रिजल्ट मिले, ये भी हमारे लिए एक चैलेंज होता है। देन लैक ऑफ क्लैरिटी इन गोल्स, हमारी जो गोल्स है उसमें क्लैरिटी नहीं होना अच्छे से, मतलब हमें ये नहीं पता कि हमें एग्जैक्टली चाहिए क्या, हमें एग्जैक्टली अचीव क्या करना है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, ये ना पता होना भी बहुत बड़ा वो होता है। रेजिस्टेंस टू फेलियर, अब अब हमारे मन में जो डर है कि हम हार जाएंगे, वो जो है हमें आगे बढ़ने से रोकता है, हमें कोई भी नया स्टेप्स लेने से जो है वो रोकता है, ठीक है। नेगेटिव आउटकम का डर जो है वो बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी चीज़ के लिए। आप कोई भी काम करने जा रहे हो, अगर आपको पहले से ये डर आपके मन में बैठ जाए ना कि इसका रिजल्ट अच्छा नहीं होगा, तो वो काम करना और मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, और मोस्ट चांसेस होते हैं कि तब हमारा रिजल्ट भी जो नेगेटिव ही आता है, क्योंकि मन में वही चल रहा है यार, आप काम अच्छे से नहीं कर पाओगे, फोकस नहीं कर पाओगे, तो नेगेटिव रिजल्ट आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट, कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन्स, यानी कि कम्युनिकेशन चैलेंजेस, जो भी हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में अगर कम्युनिकेशन अच्छे से नहीं हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो गई, तो वो भी हमारे इनोवेशन के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है। अलाइनमेंट विद स्ट्रेटेजीज, अब आपने कोई नई बिजनेस स्ट्रेटेजीज जो है वो जिसका आप इनोवेशन जो है आपने पुट की है, अब उसका ऑर्गेनाइजेशन के साथ या लॉन्ग टर्म गोल के साथ जो है कोई तेज प्रॉब्लम क्रिएट हो गई, तो वो भी क्या होता है, हमारे लिए सही नहीं होता है। नेक्स्ट इज टैलेंट मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई करना, एक्ट्रैक्ट करना कि हमारे इंडिविजुअल्स में किसकी स्किल्स जो है वो किस तरफ जो है वो बेस्ट है। अब हमें ये पता है कि जो कोई एक इंसान है वो फाइनेंस में उसका मतलब बहुत अच्छा हाथ है, वो अच्छे से जो है सारी चीज़ें जो है रिकॉर्ड कर सकता है। एक टेक्नोलॉजी में अच्छा है, आईटी डिपार्टमेंट में अच्छा है, एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट में अच्छा है, तो हमने उसको उस तरह से ना डालकर हमने अपने हिसाब से एडजस्ट कर लिया। अगर इधर कम पड़े तो हमने हमने आईटी वाले लोगों को मार्केट में डाल दिया, मार्केट में ज़्यादा है तो हमने वहाँ से उठाकर लोगों को प्रोडक्शन में डाल दिया। तो इस तरह से काम नहीं होता, हमें लोगों की स्किल्स और एक्सपर्टीज़ को ध्यान में रखकर ही उन्हें उनकी पोजीशन वो देनी चाहिए। नेक्स्ट, लैक ऑफ क्रॉस फंक्शनल कोलैबोरेशन, अब आप दूसरे जो आपके डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ अच्छे से कोलैबोरेट नहीं कर पा रहे हो, अच्छे से फंक्शन नहीं कर पा रहे हो, अच्छे से नॉलेज जो है वो एक्सचेंज नहीं कर पा रहे हो, कोऑपरेशन कैसे करना है, क्या करना है, प्लान शेयर नहीं कर पा रहे हो, तो ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। नेक्स्ट, मार्केट एंड कस्टमर अंडरस्टैंडिंग, आपने मार्केट और कस्टमर को अच्छे से नहीं समझा, आपको ये पता नहीं चला कि मार्केट में क्या रिजल्ट ट्रेंड चल रहा है, आपको ये नहीं पता कस्टमर को क्या चाहिए, तो भी आपके प्रोडक्ट की जो फेलियर है वो तय होती है, आपके चैलेंज बहुत बड़ा चैलेंज होता है आपके लिए, ये भी समझना, ठीक है। नेक्स्ट, रेगुलेटरी एंड कंप्लायंसेस चेंजेस, अब कोई भी चेंज आ रहा है, ठीक है, आपके लीगल चेंजेस आ रहे हैं, तो आप उसको अपने बिजनेस में पुट करना है, अगर आपने नहीं किया तो वो आपके लिए एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, और नई चेंजेस को अडेप्ट करना जो है बहुत बड़ा सेट हमारे लिए थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि नई चीज़ को अपने बिजनेस में ऐड करना, बट स्टिल वो करना ज़रूरी है, अदरवाइज बिजनेस जो है वो लॉस में चला जाएगा, प्रॉब्लम में चला जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, ये सेकंड लास्ट टॉपिक है, इसका बस एक टॉपिक बचा है, फिर हमारी जो ये यूनिट 3 है वो कंप्लीट हो जाएगी, और इसका मैं पीडीएफ भी जो टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगी, आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। तो क्या है नेक्स्ट टॉपिक, टीम बिल्डिंग। अब टीम बिल्डिंग कोई नया टॉपिक नहीं है, हम लोग शुरू से पढ़ते आए हैं, बहुत सारे पिछले सब्जेक्ट से पढ़ते ही आए हैं, टीम बिल्डिंग क्या होता है, टीम बिल्डिंग क्या होता है, टीम बिल्डिंग क्या होता है, टीम के साथ काम करना, एक स्ट्रॉन्ग टीम फॉर्म करना, अपने गोल को अचीव करने के लिए, कोलैबोरेशन के लिए, अपने मोरल को बूस्ट करने के लिए, और प्रोडक्टिविटी को एनहांस करने के लिए, ठीक है। अब कुछ
की स्ट्रेटेजीज जो इफेक्टिव टीम बिल्डिंग के लिए ज़रूरी है, ये भी हम सबको पता है। पहला, इस्टेब्लिश क्लियर गोल और रोल्स। अच्छे से देख लो कि तुम्हारे गोल क्या है, तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है, कौन क्या काम कर प्ले कर कौन कौन सा रोल प्ले करने वाला है हमारे इस प्रोजेक्ट में, कौन क्या काम करने वाला है, कौन क्या नहीं करने वाला है। इंकरेज ओपन कम्युनिकेशन, अच्छे से कम्युनिकेट करो एक दूसरे कंफर्टेबली कम्युनिकेट करना, अच्छे से ट्रस्ट करके। इससे क्या होता है, हमारी ट्रस्ट इंप्रूव होती है, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं होते हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट्स नहीं होती है। ठीक है। प्रमोट ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट, एक दूसरे के साथ अच्छी बॉन्डिंग बनाकर रखना, एक दूसरे की स्ट्रेंथ को वैल्यू करना, उनके स्किल्स को समझना, और उसके अकॉर्डिंग सारी चीज़ें जो है वो डिसाइड करने से क्या होता है, आपकी जो ट्रस्ट बनता है और एक दूसरे के लिए आपकी रिस्पेक्ट जो है वो भी इंक्रीज होती है। इंकरेज कोलैबोरेशन, अब एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना, अपनी नॉलेज को आपस में शेयर करना कि किसको किस चीज़ के बारे में ज़्यादा नॉलेज है, तो वो जो है अपनी चीज़ जो है उनके साथ शेयर करना। ठीक है। प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ फॉर टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़, टीम बिल्डिंग एक्टिविटीज़ करना, समय समय पर वर्कशॉप्स या कुछ इवेंट्स, सोशल इवेंट्स जो है करना, जिससे क्या होता है टीम मेंबर्स को एक दूसरे को समझने में हेल्प मिलती है। अच्छे से समझेंगे तो अच्छे से कम्युनिकेशन इंप्रूव होगी, टीम वर्क अच्छे से कर पाएंगे। ठीक है। सेलिब्रेट अचीवमेंट्स, जो भी अगर हमारे अचीवमेंट्स हुए हैं हमारे बिजनेस में या प्रोजेक्ट्स में, तो उसको अपन सेलिब्रेट करना है। छोटी मोटी पार्टी कर लेना, ज़्यादा मानते हैं कि अगर आपने छोटा बिजनेस कर रहे हो तो आप ज़्यादा बड़ी पार्टी जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते, बट छोटी मोटी पार्टी तो कर सकते हो ना। छोटा मोटा गिफ्ट दे देना जिसने जो प्रोजेक्ट का हेड था, जिसकी वजह से प्रोजेक्ट मिला है। ठीक है। तो इस तरह से छोटी मोटी पार्टीज करना भी अच्छा होता है टीम को आपस में जोड़ के रखने के लिए। ऑफर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटी, समय समय पर नई नई ट्रेनिंग्स और नए नए नॉलेज स्किल्स जो है वो टीम मेंबर्स का इम्प्रूव करने के लिए उन्हें ट्रेनिंग्स वगैरह प्रोवाइड करना। लीड बाय एग्जाम्पल, एक ऐसा मैनेजर और लीडर जो है वो डिसाइड करना जो सभी के लिए क्या बने, एग्जाम्पल बने। ठीक है। जो सभी को ये बता सके कि सभी के लिए एक पेश शो करे कि हाँ तुम्हें ऐसा काम करना है या ऐसे तरीके से आपको काम करते हुए चलना है। ठीक है। नेक्स्ट, सीक फीडबैक एंड इंकरेज कंटिन्यूअस इम्प्रूवमेंट। अब जो भी तुम्हारे टीम मेंबर्स काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग समय समय पे फीडबैक्स लेना और उनको इंकरेज करते रहना, जिससे उनकी इम्प्रूवमेंट जो है वो होती रहे। मतलब उन्हें समय समय पे इंकरेज करते रहना, कुछ छोटे मोटे प्राइजेस देकर या इस तरह से, जिससे वो समय से और अच्छे से काम करे, जो उनके लिए इम्प्रूवमेंट, जो उनको इम्प्रूव करने में हेल्प करे। नेक्स्ट, एड्रेस कन्फ्लिक्ट्स प्रॉम्प्टली, यानी कि जो भी कन्फ्लिक्ट है वो तो ऑब्वियस बात है, अगर आप काम कर रहे हो कितने भी अच्छे से काम क्यों ना कर रहे हो, एक कन्फ्लिक्ट जो कभी कभी आ जाता है, देन उस समय पे क्या करना है, अपने कन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने की कोशिश करना, अपने टीम मेंबर को समझने की कोशिश करना। ये भी तो हो सकता है ना कि उसके मन में भी कुछ चल रहा हो और वो तुम्हारे लिए भी तो समझना जरूरी है, तो इस तरह से चलना। ठीक है। नेक्स्ट, एंटरप्रेन्योर स्ट्रेटेजी, लास्ट टॉपिक है एंटरप्रेन्योर स्ट्रेटेजी आज की इस वीडियो का, इस यूनिट का। ना टाइम वेस्ट करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो एंटरप्रेन्योर स्ट्रेटेजी है क्या? ओवरऑल प्लान, मतलब प्रॉपर प्लान जो कि एक एंटरप्रेन्योर या फिर स्टार्टअप बिजनेस जो लेते हैं अपने गोल्स को अचीव करने के लिए या ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ठीक है। इसके अंदर हमारे जो भी स्ट्रेटेजिक डिसीजंस होते हैं कि कैसे क्रिएट करना है, क्या डिलीवर करना है, कैसे मार्केट में अपनी वैल्यू जो है वो कैप्चर करनी है, ये सारी चीज़ें जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। अब इसके कुछ की एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? विजन एंड मिशन, यानी कि तुम्हें पहले से पता होना चाहिए कि तुम्हारे बिजनेस का आउटलाइन पर्पस क्या है और जो लॉन्ग टर्म गोल है वो क्या है। देन मार्केट एनालिसिस, मार्केट को अच्छे से एनालाइज करना, ऑब्वियसली ये तो बहुत कॉमन पॉइंट है कि जितने भी ट्रेंड्स वगैरह चल रहे हैं मार्केट में उन सबको समझना और उसके अकॉर्डिंग अपने काम को करना। नेक्स्ट, वैल्यू प्रोपोजिशन, यानी कि अपने बिजनेस को जो है मतलब कॉम्पिटिटर्स से अलग रखकर खुद टारगेट कस्टमर्स पर ध्यान देना। ठीक है, कि किस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है राइट नाउ। देन बिजनेस मॉडल, डेवलप करना एक प्रॉपर बिजनेस मॉडल, और उस कंपनी को किस तरह से तुम रेवेन्यू जनरेट करोगे, किस तरह से तुम कस्टमर्स की वैल्यू को क्रिएट करोगे, उन सब पर ध्यान रखना। ठीक है। नेक्स्ट वन इज इनोवेशन, समय समय पे इनोवेशंस या चेंजेस वगैरह, नए नए प्रोडक्ट्स जो है वो डेवलप करते रहना, जिससे तुम्हारे जो कस्टमर की प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो सके, उनको जो नीड्स चाहिए वो पूरी हो सके। ठीक है। नेक्स्ट, रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए कि फाइनेंशियल, ऑपरेशनल, मार्केट रिस्क जो है, ये 3 रिस्क को जैसे ध्यान में रखते हुए कि ना तुम्हें फाइनेंशियल किसी तरह की रिस्क हो, ना ऑपरेशनल और ना मार्केट में। नेक्स्ट वन इज रिसोर्स एलोकेशन, अच्छे से चेक कर लेना कि तुम्हारे पास कैपिटल, टैलेंट, टाइम, ये सारी चीज़ें हैं या नहीं तुम्हारे ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट आता है एडेप्टेबिलिटी, यानी कि
जो भी तुम्हारे कस्टमर की प्रेफरेंसेस हैं, टेक्नोलॉजी में एडवांसमेंट चेंजेस आए हैं, वो सब के थ्रू खुद के बिजनेस को अडेप्ट करना, उसमें बिजनेस में भी चेंजेस ले आना। देन मेजरिंग सक्सेस। अब तुमने चेंजेस तो ले आए अपने बिजनेस में, ठीक है, अब उसके बाद अपने सक्सेस को मेजर करना, यानी कि ये देखना कि तुम्हारे प्रोजेक्ट में कितना, तुम्हारे बिजनेस में कितना प्रोग्रेस हुआ है, कितनी सारी तुम्हारा फ़ायदा हुआ है, ये सारी चीज़ों को देखना कि तुम्हें प्रॉफिट कितना हुआ है, रिस्क तो नहीं हुआ, ये सारी चीज़ों को अच्छे से मेजर करना, ठीक है। मैं गलत थी। इधर एक और टॉपिक बचा है, स्केलिंग अप। इस टॉपिक को भी कर ही लेते हैं, ठीक है, सो दैट हमारा जो आज की जो वीडियो है वो कंप्लीट हो सके। तो स्केलिंग अप क्या है? प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अ बिजनेस इन टर्म्स ऑफ साइज, रेवेन्यू, मार्केट रिच एंड ऑपरेशन, यानी कि हमारे बिजनेस को ग्रो करना, इन शॉर्ट, हर तरह से, फिर चाहे वो साइज में हो, पैसों में हो, मार्केट रीच में हो या ऑपरेशंस में हो, हर तरह से हमारे बिजनेस को ग्रो करना, एक्सपेंड करना बिजनेस को, ताकि वो लार्जर कस्टमर लोगों तक पहुंच सके, हम ज़्यादा पैसे इंक्रीज रेवेन्यू स्ट्रीम इंक्रीज कर सके, ग्रेटर इम्पैक्ट हो उसका मार्केट पर, ये सारी चीज़ें अचीव करने के लिए बिजनेस को एक्सपेंड करना। अब इसमें क्या है, ये क्रूशियल फ्रेज होता है हर एंटरप्रेन्योर के लिए या फिर स्टार्टअप्स के लिए, जो कि अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पर पहुंचाना चाहता है उनके लिए, ठीक है। तो इसमें क्या क्या इंक्लूडेड होते हैं? पहला, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। ऑब्वियसली बिजनेस को बढ़ाना तो एक प्रॉपर प्लानिंग करके चलना होगा कि किस मार्केट में नई तरीके से एंटर करना है, फिर किस तरह से अपने कस्टमर बेस को इंक्रीज करना है। देन ऑपरेशनल एफिशिएंसी, सारी चीज़ों को अच्छे से देखकर चलना, नए अच्छे प्रोसेस को इम्प्रूव करना, अपने ऑपरेशंस को अच्छे से हैंडल करना, रिसोर्सेज को ऑप्टिमाइज करना, ठीक है, ताकि वो तुम्हारी जो डिमांड्स वगैरह जो है वो इंक्रीज हो रही है अच्छे से या नहीं हो रही, ठीक है। नेक्स्ट, स्केलेबल बिजनेस मॉडल, यानी कि इंश्योर करना कि जो तुम्हारा बिजनेस मॉडल है वो अच्छे से ग्रो करे बिना क्वालिटी में कंप्रोमाइज़ किए, यानी कि कस्टमर की एक्सपीरियंस को इंक्रीज़ करे, बट वो तुम्हारी किसी भी तरह से क्वालिटी में उसके कोई भी चेंजेस ना हो। नेक्स्ट इज़ टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन। टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशन और ऑटोमेशन में इन्वॉल्व मतलब वैल्यू पुट करना अच्छे से, जो भी नई चीज़ें हैं प्रोडक्टिविटी या वो सबको सपोर्ट करना। नेक्स्ट, टैलेंट एक्विजिशन, यानी कि स्किल्ड एम्प्लॉयज़ को रिक्रूट करना, अच्छे लोगों को, मतलब जिनकी अच्छी स्किल्स है उन सबको अपने बिजनेस में लाना, उनको अच्छे से सपोर्ट करना, उनको उसके थ्रू अपने बिजनेस में कंट्रीब्यूट करना भी सक्सेस की तरफ ले जाता है। नेक्स्ट इज फाइनेंशियल प्लानिंग। अब अच्छी तरह से अपने फंडिंग्स वगैरह को मैनेज करके चलना, अपने कैश फ्लो को अच्छी तरह से मैनेज करना, प्रॉपर फाइनेंशियल डिसीजंस लेना, ठीक है, जिससे तुम्हारी फाइनेंशियल प्लानिंग जो है वो अच्छे से चलती रहे। लास्ट टॉपिक इज कस्टमर एक्विजिशन एंड रिटेंशन, यानी कि मार्केट में डेवलप करते वक्त स्ट्रेटेजीज को, नए कस्टमर को अट्रैक्ट करना, एग्जिस्टिंग वंस को और अच्छे से अपने हाथ बिल्डअप करना, ठीक है, उनकी लॉयल्टी जो है वो तुम्हारे बिजनेस की तरफ हो जाए, इस बात का पूरा ध्यान रखना। सो इसी के साथ हमारा जो आज का ये टॉपिक्स है कंप्लीट होते हैं, हमारी ये यूनिट कंप्लीट होती है। नेक्स्ट यूनिट की वीडियो मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगी। आई होप आप लोगों की जो ये वीडियोज़ हैं वो हेल्प कर रही हो। अगर हेल्प कर रही है तो बस एक बार वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, दैट इज़ इनफ फॉर मी। मेरे लिए इतना ही बहुत है। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले नए अपडेट्स के लिए और पीडीएफ्स वगैरह के लिए, ठीक है। सो इस वीडियो के लिए इतना ही, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।